और डीएनए में अब हम नोटबंदी के मुद्दे पर दो महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। इनमें से पहली खबर इनकम टैक्स एक्ट में हुए बदलावों की है और दूसरी खबर यह है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों और विधायकों को अपनी बैंक स्टेटमेंट सौंपने को कहा है। इन दोनों खबरों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स कानून में हुए संशोधन की, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया है। आप कल से ये लगातार सुन रहे होंगे कि सरकार काला धन रखने वालों के लिए एक ऑफर लेकर आई है, लेकिन अभी तक आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये ऑफर है क्या, इसकी शर्तें क्या हैं। इसलिए आज हम आपको इसके हर पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि सरकार को इनकम टैक्स कानून में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से कई लोग अपना काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं। मौजूदा इनकम टैक्स कानून में अगर आप किसी अघोषित आय के बारे में सरकार को बताते हैं, सरकार को सूचित करते हैं, तो आपको सिर्फ 30% का टैक्स देना पड़ता है और इस तरह से घोषित की गई संपत्ति का 70% हिस्सा आपका ही हो जाता है। सरकार को शक था कि नोटबंदी की घोषणा के बाद बहुत सारे लोग अपना काला धन इनकम टैक्स कानून के इसी प्रावधान के तहत सफेद कर सकते हैं। इसलिए सरकार को इस कानून को बदलना पड़ा। सरकार को इनकम टैक्स कानून में कुछ बदलाव करने पड़े, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया है। अब आप ये समझिए कि ये योजना है क्या। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी अघोषित आय सरकार को बताता है, यानी सरकार के सामने उसे घोषित करता है, तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ 10% का सरचार्ज लगेगा और साथ ही सरकार उस व्यक्ति पर 10% की पेनल्टी भी लगाएगी। इस तरह कुल रकम का 50% सीधे सीधे सरकार के खाते में चला जाएगा, यानी जो भी रकम घोषित की जाएगी उसका आधा हिस्सा सरकार के खाते में चला जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा सरकार घोषित की गई संपत्ति में से 25% पैसा 4 वर्षों के लिए लॉक इन पीरियड में रख लेगी और उस पैसे पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। यानी काला धन घोषित करने वालों के हाथ में सिर्फ 25% रकम ही बचेगी। अब एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपने काले धन का खुलासा करता है और मान लीजिए कि उसके पास अघोषित आय यानी काले धन के तौर पर 10 लाख रुपए हैं, तो इसका आधा यानी 5 लाख रुपए सरकार के पास सीधे सीधे चला जाएगा, जिसमें 3 लाख रुपए का टैक्स होगा, 1 लाख रुपए का सरचार्ज होगा और 1 लाख रुपए की पेनल्टी शामिल होगी। कुल मिलाकर हो गए 5 लाख। दूसरी बात यह है कि काले धन का 25% यानी 10 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए सरकार 4 वर्षों के लिए लॉक कर लेगी और उस पर आपको कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का काला धन घोषित करेगा तो उसे फिलहाल सिर्फ 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए ही वापस मिल पाएंगे। इस संशोधन विधेयक में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ना अपनाने पर और बाद में अपने रिटर्न में इस अघोषित आय को डिक्लेयर करने पर, यानी अगर आप इस योजना के तहत अपनी आय को घोषित नहीं करते और बाद में अपनी इस अघोषित आय को डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर 60% का टैक्स लगेगा और इसके अलावा 15% का सरचार्ज भी लगेगा। इस तरह से काला धन रखने वालों पर कुल मिलाकर 75% का टैक्स लग सकता है और उनके हाथ में सिर्फ 25% पैसा ही आएगा। अब इस कंडीशन में एक और कंडीशन छिपी हुई है और वो ये कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपनी अघोषित आय घोषित नहीं करता और अपने रिटर्न में इसे बाद में डिक्लेयर करता है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस पर असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी भी लगा सकता है जो 10% की होगी, यानी 10% की एडिशनल पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 75% टैक्स और 10% पेनल्टी मिलाकर 85% का टैक्स लगेगा और काला धन रखने वालों के हाथ में अब सिर्फ 15% पैसा ही आएगा। काला धन रखने वालों से टैक्स के तौर पर लिए जाने वाले पैसे को सरकार गरीबों के कल्याण में लगाएगी, इसीलिए इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया है। ये पैसा सिंचाई, शौचालय के निर्माण, हाउसिंग,
इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में इन संशोधनों को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि नोटबंदी के बाद काला धन रखने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ये ऑफर देना नैतिक रूप से ठीक नहीं है और सरकार को ऑफर देने की बजाय काला धन रखने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तभी नोटबंदी का मकसद सही मायनों में पूरा हो जाएगा। सरकार को काला धन रखने वालों पर इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन संशोधनों को लेकर विपक्ष ने आज संसद के बाहर और अंदर बहुत हंगामा किया। हालांकि इसके बावजूद इनकम टैक्स कानून में संशोधन करने वाला बिल लोकसभा से पारित हो गया। आज संसद के अंदर और बाहर के हाइलाइट्स भी आपको देखने चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सपना जिस सारी योजनाओं के पीछे, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे ये 50% वाली स्कीम और 25% को 4 साल तक रोकना, इन सब के पीछे ये थी कि मेरे गरीब के बटुए में कुछ सामान पैसा पहुंचे। जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? कि नोटबंदी हो गई है फ्लॉप। अब तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, जो तरह तरह की चीजों में कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिसका कोई पाया मजबूत हो। अगर ये करना ही था तो डिस्क्लोजर ले आते, उसकी पैसा काला धन वाले जो लोग हैं उनका पैसा आ गया होता। ये आज गरीब को आपने बेरोजगार कर दिया। अरे ये सब ड्रामा है, ये सब जनता के बीच संदेश देने की अपनी विफलता छुपाने के लिए किया जा रहा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये तो चोर सिपाही के बीच 50-50 का खेल हो गया। आधा तुम ले लो, आधा हमको दे दो। तो नोटबंदी की क्या जरूरत थी जब यही करना था? सरकार ने यह कहा कि आपको 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स अमाउंट पर 33% आपको सेस देना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल अमाउंट का 10% होता है। तो ये आपको 40% हो गए और आपको 10% बाय वे ऑफ पेनल्टी देना पड़ेगा। तो टोटल ये 50% हो गए। अब बैलेंस जो 50 रुपये आपके पास बच गया, तो इन्होंने प्रधानमंत्री डिपॉजिट स्कीम एक निकाली इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। उसमें यह है कि 25 रुपये आपको उसमें जमा करना पड़ेगा, जो 4 साल तक बैंक में इंटरेस्ट फ्री रहेगा, जो लॉक इन पीरियड रहेगा, आप 4 साल तक यूज नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा था 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25% आपको कैश वापस विड्रॉ नए नोट्स में करना चाहिए और 50% फिक्स डिपॉजिट में 2% इंटरेस्ट में देना चाहिए। अब वो 50% डाल दिए, तो अब आखिर में मैं सजा ही दे सकता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि काले धन को सफेद करने का ये रास्ता देकर सरकार काला धन रखने वाले अमीर लोगों की मदद कर रही है। सरकार की योजना से अमीर लोग अपने काले धन का एक बड़ा हिस्सा अब भी बचा लेंगे। इसलिए सरकार को काला धन सफेद करने की योजना लाने की बजाय ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए थी, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक पैसा भी उनके पास नहीं छोड़ना चाहिए था। हालांकि इसका दूसरा पहलू और भी है। दूसरा पहलू यह है कि सरकार के इस कदम का समर्थन करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इस संशोधन से सरकार गरीबों के कल्याण के लिए ज्यादा पैसा बचा पाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर काला धन सफेद होकर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबों के लिए जिन योजनाओं को लेकर सरकार के पास अभी पैसा नहीं है, उन योजनाओं के लिए सरकार के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा इस योजना के तहत। लेकिन आप ऐसा भी सोचिए कि मान लीजिए कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई बड़ा आदमी है जिसके पास बड़ी संख्या में काला धन है। ऐसा आप उदाहरण मान लीजिए कि किसी के पास 1000 करोड़ रुपया है और वो 1000 करोड़ रुपया अपना जो अघोषित आय है उसे घोषित करे। तो इसके इस स्कीम के तहत ये सब करने के बावजूद भी वो 250 करोड़ रुपया तो अपना तब भी बचा ही लेगा। और ये बड़ी बात है कि जो अमीर लोग हैं वो अब भी अपने काले धन का एक हिस्सा बचा लेंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी बड़ी रकम घोषित कर रहे हैं। अगर रकम ज्यादा बड़ी हुई तो फिर वो ज्यादा बड़ी रकम को बचा भी पाएंगे। लेकिन दूसरा नजरिया यह भी है कि आप किसी भी चीज को कैसे देखते हैं। जैसे एक ग्लास जिसमें आधा पानी है, यानी एक ग्लास आधा भरा हुआ है, अब आप उसे आधा भरा हुआ कहेंगे या आधा खाली कहेंगे, ये वैसी ही स्थिति है। यहां आपको हम एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं और वो सूचना ये है कि अब आप जितनी रकम नई करेंसी में बैंक में जमा करवाएंगे, आपके पैसे निकालने की सीमा उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी उदाहरण के लिए अगर आप 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के नोटों में 4000 रुपए बैंक में जमा करते हैं तो विड्रॉल लिमिट 24,000 से बढ़कर
28,000 हो जाएगी। और सरल भाषा में कहें तो आप जितनी रकम लीगल करेंसी के रूप में बैंक में जमा करवाएंगे, आपकी विड्रॉल लिमिट भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ये जो 24,000 की विड्रॉल लिमिट है, ये आपके ऊपर लागू नहीं होगी अगर आप नई करेंसी में बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। आप नई करेंसी में बैंक में जो भी डिपॉजिट करवाएंगे, आप उतना ही पैसा बैंक से निकाल पाएंगे। हमारे देश में पारदर्शिता की जितनी उम्मीद आम आदमी से रखी जाती है, उतनी उम्मीद नेताओं से नहीं होती। अगर आम आदमी का रिकॉर्ड क्लीन ना हो तो उस पर सब सवाल उठाने लगते हैं, सब उसे चोर कहने लगते हैं। सरकारों के द्वारा तरह तरह की योजनाएं लाई जाती हैं और आयकर विभाग भी आम आदमी पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन हमारे नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती और वो अपनी अघोषित आय सरकार को बताएं। इस दिशा में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम कदम उठाया है और अपनी पार्टी यानी बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों से उनकी बैंक स्टेटमेंट्स मांगी हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद और विधायक नोटबंदी वाले दिन यानी 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की बैंक स्टेटमेंट्स 1 जनवरी 2017 तक जमा करवाएं। हमें लगता है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को इस मामले में पारदर्शिता दिखानी चाहिए। ऐसा सिर्फ बीजेपी पर ही क्यों हो, बाकी की पार्टियों को भी अपने सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ यही करना चाहिए। हमारे देश की राजनीति में अक्सर एक दूषित परंपरा देखने को मिलती है और वो ये है कि सत्ता में आने के बाद ज्यादातर नेताओं की संपत्ति बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे नेताओं की संपत्ति पर समय समय पर मीडिया में सवाल भी उठते हैं। कुछ नेताओं पर अदालतों में आय से अधिक संपत्ति के मामले भी चलते हैं, लेकिन इससे नेताओं की राजनीति पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। नेताओं की तिजोरियां और उनके विचार कभी भी पारदर्शी नहीं होते। इसलिए हमें लगता है कि नेताओं की संपत्ति का ऑडिट हर साल होना चाहिए ताकि उनकी संपत्ति का पता चलता रहे, लोगों को पता चल सके कि जब से ये नेता सत्ता में आया है तब से लेकर अब तक इसके बैंक में इनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो लोगों को पता चले और ये भी पता चले कि तब से लेकर अब तक इनकी तिजोरियां कितनी बढ़ी हैं।